सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा बिल्कुल निकट है दोस्तों। दिसंबर लास्ट से इसके ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो जाएगी और आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो लगातार आप लोगों के सामने वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं। बाल विकास एवं मनोविज्ञान की प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये लगातार चौथी वीडियो है दोस्तों आप लोगों के सामने। और आप लोगों से ये आशा भी रखता हूं कि आप पूर्व की वीडियो को भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, बाल विकास एवं मनोविज्ञान में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, बालक से कठिन अभ्यास कराना चाहिए, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। तो देखिए दोस्तों, बालकों को प्रेरित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। बच्चे में जितना ज़्यादा आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी दोस्तों, उतना ही शिक्षण का कार्य हमारा बेटर होता जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूं दोस्तों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है पेपर देते वक्त और नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटाना है। जो ऑप्शन आपको जितना ज़्यादा पॉजिटिव लगता है उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सही आंसर होने की दोस्तों। तो इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखेंगे। तो कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करने के लिए हम बालक के अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? जब वस्तुओं का आदान प्रदान करना सीखता है तो वो कौन सा विकास होता है? त्रुटि नियंत्रण का विकास, व्यक्तिक विकास, सामाजिक विकास या आत्मानुशासन? तो अगर आपने सामाजिक विकास के प्रकार देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें आदान प्रदान से भी संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है आदान प्रदान करना। ठीक है, तो आदान प्रदान करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो अधिगम सिद्धांत दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का नियम, उत्प्रेरणा का नियम, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, कई बार इस पर भी चर्चा हो चुकी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहिर्मुखी बालक का लक्षण है। बहिर्मुखी आपने सुना होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, युंग ने इसको व्यक्तित्व को 3 भागों में विभेदित किया था। तो बहिर्मुखी बालक का लक्षण क्या है? अपने भावों को अपने तक सीमित रखने वाला, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या कम बोलने वाला? तो देखिए दोस्तों, जो कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, और अपनी बातें अपने तक ही सीमित नहीं रखता है, उसे बहुमुखी बालक का मुख्य लक्षण माना जाता है। तो कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी बालक का मुख्य लक्षण होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर आप लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करने का श्रेष्ठ उपाय है। तो अध्ययन की आदत का विकास करने का जो श्रेष्ठ उपाय है वो क्या है? कक्षा के वातावरण को शांत करना, कक्षा में सजावट करना, कक्षा में महापुरुषों के चित्र लगाना, कक्षा की सफाई करना। तो मैंने ये कहा था आप लोगों को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश करनी है। तो कक्षा के वातावरण को शांत करके ही हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन की जो आदत का जो विकास है उसे श्रेष्ठ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो श्रेष्ठ अध्ययन की आदत डालने के लिए कक्षा वातावरण को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? तो दिवा स्वप्नों में प्रबल विचरण करने की जो आदत होती है वो किस अवस्था में प्रबल होती है? तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में? तो देखिए दोस्तों, दिवा स्वप्नों में जो विचरण करता है जो व्यक्ति, वो करता है आपका किशोरावस्था में। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, किशोरावस्था में दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत प्रबल रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? रहने की आदत को प्रोत्साहन देना, पाठ की पुनरावृत्ति करना, पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, निरंतर मौखिक अध्ययन करना। तो देखिए दोस्तों, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का अगर हम काम करते हैं तो बालकों में जरूर ही रुचि उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का जब हम काम करते हैं तो बालकों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के दूषित वातावरण में परिवर्तन करने से होता है। तो बालक के दूषित वातावरण में परिवर्तन करने से क्या होता है? अच्छी आदतों का निर्माण होता है, अभिरुचि का निर्माण होता है, बुरी आदतों का निर्माण होता है, या दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो बालक के दूषित वातावरण, दूषित जो वातावरण होता है उसमें अगर परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए तो बालक में हमेशा दोस्तों अच्छी आदतों का निर्माण होगा। बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूषित वातावरण में परिवर्तन करने से अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है बच्चों में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्मुखी बालक होता है, मैंने बताया भी था दोस्तों आप लोगों को कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में बांटा था युंग ने। किसने? युंग ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में बांटा था। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, तो अंतर्मुखी बालक होता है। अभी बहिर्मुखी पे बात आ चुकी है कि जो अपने कार्य करने में दृढ़ संकल्पित होता है, ठीक है, तो वो बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी बालक होता है स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, सभी के साथ मिलकर चलने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, या समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अंतर्मुखी बालक की जो मुख्य पहचान होती है वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। एकांत में विश्वास रखने वाला अंतर्मुखी बालक का मुख्य लक्षण होता है दोस्तों। और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में किसने विभेदित किया था? तो युंग ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करना, खेलों का विशेष आयोजन करता है, विशेष समूहों से अध्यापकों को शामिल करता है। ठीक है, तो समावेशी जो शिक्षा होती है दोस्तों वो हमेशा कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में आपका प्रत्येक वर्ग के बच्चे होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, और जो विभिन्नता होती है उन सभी विभिन्नताओं के सांस्कृतिक हो गया, चाहे हम सामाजिक हो गए, उनके जो विचार होते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सीमा हर एक अध्यापक को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन सीमा सीखने में काफ़ी समय लगाती है। ठीक है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? अध्याय को तो बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यहाँ पर है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंतः व्यक्तिक संबंध। तो देखिए दोस्तों, कोई जल्दी सीख रहा है और कोई धीमे से सीख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कुछ बच्चे समूह में अध्ययन करना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, एकांत में अध्ययन करना पसंद करते हैं दोस्तों। उनको उसी हिसाब से अध्ययन में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये उनकी क्या होती है? अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो यहाँ पर भी ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में सहायक नहीं होता है। तो गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में सहायक क्या नहीं होता है? ठीक है, अभ्यास, अधिक प्रक्रिया, हस्तलेखन, अवांछित विश्राम। तो गत्यात्मक कौशल अभ्यास हो गया, अधिक प्रक्रिया हो गया, अधिगम प्रक्रिया हो गई, हस्तलेखन हो गया, और अवांछित विश्वास नहीं होता है दोस्तों गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत। तो अवांछित विश्राम, जो बिना बात का विश्राम करना, ये गत्यात्मक कौशल नहीं है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखकर
उससे अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा केंद्रित शिक्षा, काम केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें बच्चों के अंतर्गत अनुशासन, स्वावलंबन आदि के गुणों का विकास किया जाता है, ये होता है काम केंद्रित शिक्षा। ठीक है। आप सोच रहे होंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्यों नहीं हुआ? बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जब बच्चे को केंद्र में रखकर के अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि बच्चा, ये माना जाता है कि बच्चे के अंदर अंदर ज्ञान को सृजन करने की क्षमता होती है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे से अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जा रहा है, तो ये आपकी काम केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं ये कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए दोस्तों, जब आंख, कान, नाक के बारे में सोचते हैं तो ये इंद्रिय जनित स्तर होता है। क्या होता है? इंद्रिय जनित स्तर माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में अक्षम होने को क्या कहते हैं? जो परिचित वस्तुएं हैं और उनका इस्तेमाल करने के जो नए तरीके या सोचने समझने में जो अक्षम हो जाते हैं जो बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं? गैर लचीली सोच, सक्रिय अवरोध, प्रक्रियात्मक अस्थिरता, अवरोध या व्यतिकरण। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो परिचित वस्तुओं का इस्तेमाल करने के जो नए तरीकों के सोचने समझने में अक्षम होते हैं उसे कहते हैं सक्रिय अवरोध। सक्रिय अवरोध अक्षमता कहा जाता है उसे, सक्रिय अवरोध। याद रखेंगे कि परिचित वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं नए तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो ये सक्रिय अवरोध के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का इस वीडियो में संकलन था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।